स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। यूजीसी बिल पर वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश जी ने क्या कुछ कहा, देखिए दिल्ली के एक मीटिंग में। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। आप देख रहे हैं भीम न्यूज़ इंडिया। क्या कुछ कहा यूजीसी बिल पर है और अनिल चमड़िया जी ने, मनोज झा जी ने और इसके अलावा हमारे इंदिरा जयसिंह जी ने, अन्य तमाम मित्रों ने बोला है। मैं कुछ ऐसी चीज़ें बस संक्षेप में कहकर अपनी बात ख़त्म करूंगा जो एक मीडिया पर्सन के नाते मैंने महसूस किया है हाल के वर्षों में, जब से मौजूदा सरकार है। इसके पहले भी जो सरकारें थी उस वक्त भी कोई ऐसा नहीं कि बहुत सामाजिक न्याय के मामले में बहुत दरियादिली थी, लेकिन हाँ, कई अनेक बड़े काम हो जाते थे जनता के दबाव में और पार्लियामेंटेरियंस के विवेक से। देखिए, आज का जो दौर है, अगर सच पूछा जाए तो अंग्रेज़ों के ज़माने में इससे बेहतर सुधार की गुंजाइश थी समाज में, लेकिन आज समाज में सुधार की गुंजाइश उससे भी कम हो गई है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में रहते हुए जो बड़े कुछ सुधार किए, चाहे वो ट्रेड यूनियन राइट्स के मामले हो, महिलाओं के जो मामले हों, श्रम, जितने भी श्रम कानूनों से जुड़े मामले हों, जितने सुधार किए, वो आप कल्पना कर सकते हैं कि भारत के सुप्रीम कोर्ट में ये कहा जा रहा है कि ट्रेड यूनियनों से कितना नुकसान हो रहा है। तो बिल्कुल धारा उल्टी है। अंग्रेज़ों के ज़माने में और भी बहुत सारे ऐसे सुधार हुए जो उनके पहले हमारे देश में सोचा नहीं जा सकता था। अगर मैं आपको एक दो ऐसे पॉइंट्स बताऊं तो मुझे लगता है कि कई लोग कह सकते हैं कि अंग्रेज़ों का ज़माना, पिछले 10-11 साल का जो दौर ये दिखाई दे रहा है, उससे भी कई मामलों में भयानक है। मैं उसकी भयावहता कम नहीं कर रहा हूँ, ये मत समझिए कि मैं अंग्रेज़ों के ज़माने की तारीफ़ कर रहा हूँ, लेकिन ये मैं बता रहा हूँ कि ये जो भयावह दौर है, ये तो अपने लोगों का है राज, वो तो दूसरों का राज था। लेकिन आप सोचिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई तो उसने कुछ एक मामले जो उस समय अपने देश में, जो 1816 में देश की जो उत्पीड़ित और वंचित जातियां हैं उनके लिए जो बार्बरिक दंड था, कन्फाइनमेंट द स्टॉक्स, खासकर ये तमिलनाडु और दक्षिण के कई सूबों में लागू था, इस पर भी कार्रवाई हुई उसके कुछ ही साल के बाद। 1921 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स जब आया तो वंचितों को जो अधिकार मिले उसके पहले सोचा नहीं जा सकता था। दक्षिण के कई राज्यों में महिलाओं के साथ जो स्थिति थी, जैसे एक कानून बना दिया गया था, कानून ही था कि वो अपने स्तन को ढक कर नहीं चल सकती हैं। जब इस पर दबाव बना इसके खिलाफ, तब उनको लागू करना पड़ा। अंग्रेजों ने पहल की कि नहीं, इनको किया जाए। तब जो ब्राह्मण समाज था वो कहता था कि ठीक है, वो करें, कपड़ा ढकें, लेकिन उनके कपड़े की स्टाइल वो नहीं होनी चाहिए जो अपर कास्ट की महिलाओं की कपड़े की स्टाइल है। तो मैं ये कुछ चंद उदाहरण इसलिए दिया कि आज का दौर, जिसे स्वतंत्र भारत का एक ऐसा दौर माना जा रहा है कि जब देश को उसके अतीत में ले जाने की कोशिश हो रही है, पीछे ले जाने की कोशिश हो रही है, तो आप अंग्रेज़ों के ज़माने से अगर तुलना करें तो इसकी भयावहता ज़्यादा है। विपक्ष के नेता को बोलने तक की आज़ादी नहीं दी जा रही है, क्रिमिनलाइज किया जा रहा है प्रोटेस्ट और आलोचना को। ऐसे दौर में ये यूजीसी का इक्विटी जो रेगुलेशन आया है उसको इस पर्सपेक्टिव में देखा जाना चाहिए। आप कल्पना कर सकते हैं कि 2019 में एक आता है कि भाई आप डायरेक्ट करते हैं, रोहित वेमुला की माँ और पायल तड़वी की माँ के पिटीशन पे कि आप यूजीसी को एक गाइडलाइन ले, क्योंकि 2012 की जो गाइडलाइन है वो अच्छी नहीं है, उसमें बहुत सारी कमियां हैं। उन कमजोरियों को दूर करते हुए आप एक गाइडलाइन लाइए। गाइडलाइन आई बहुत दिनों के बाद। मैं नहीं मानता कि वो बहुत ही शानदार है। अगर आप पूरी उस गाइडलाइन को पढ़ें 2026 की, तो उसमें बहुत सारी कमियां हैं। और पार्लियामेंट्री कमेटी जो है, भारत के संसद की पार्लियामेंट्री कमेटी जो शिक्षा विभाग की है, जिसकी अगुवाई दिग्विजय सिंह ने की है, उसमें जो रिकमेंडेशन है वो भी सारे रिकमेंडेशन 2026 के इक्विटी रेगुलेशन में नहीं है। उसके भी कुछ एक हैं, जैसे बैकवर्ड कम्युनिटी, ओबीसी कम्युनिटी को जो शामिल किया गया है इस रेगुलेशन में, जो 2012 के रेगुलेशन में नहीं था, वो
दिग्विजय सिंह की कमेटी जो एजुकेशन पर है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के भी मेंबरान हैं, इन सब ने रिकमेंड किया है, यूनानिमस व्यू था उस कमेटी का कि उनको ओबीसी को शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि 15(4) और 15(5) जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है उसके उनकी रोशनी में भी ये जरूरी है। लेकिन अब आप कल्पना कर सकते हैं कि इसी मुद्दे पर बड़ा विरोध जो इस बार हुआ है 2026 का, इसी मुद्दे पर हुआ है कि ओबीसी को क्यों शामिल किया गया। सच्चाई है, और वो रिफ्लेक्ट हुआ कई बार उन लोगों की बातों से। आप सोचिए कि कुछ ही दिन पहले दिसंबर महीने में 8 दिसंबर को पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट पेश होती है, 8 दिसंबर को 2025 में, और अचानक कुछ ही सप्ताह के अंदर माहौल कैसे बदल जाता है। उस कमेटी में मैं कुछ नाम आपको सुना देता हूं, बड़े दिलचस्प नाम हैं। इस कमेटी में भारतीय जनता पार्टी के जो सदस्य हैं उनके नाम जो मैंने नोट किए हैं, श्रीमान रविशंकर प्रसाद, संबित पात्रा, डी पुरंदेश्वरी, बांसुरी स्वराज, रेखा शर्मा, ब्रजमोहन अग्रवाल, ये सारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत प्रमुख नेता हैं। और इनको ये नहीं कहा जा सकता है कि ये फ्रिंज हाशिए के लोग हैं, बाहर के लोग हैं। ये बहुत मेन स्ट्रीम के नेता हैं, जो केंद्रीय जो नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, उससे जिनका काफ़ी डायलॉग होता है, रेगुलर डायलॉग होता है। ये टेलीविजन चैनलों पर जाते हैं, वहाँ पर पार्टी की राय रखते हैं, और पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग में एक बार भी ये नहीं कहते कि ओबीसी को इसमें नहीं रखना चाहिए, इक्विटी कमेटी में इसका जो स्ट्रक्चर है ऐसा नहीं होना चाहिए। अब इसके बावजूद कि मैं इक्विटी कमेटी की संरचना से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, जो रिकमेंडेशन पार्लियामेंट्री कमेटी ने दिया है वह भी उसमें नहीं पूरा किया गया है। दिग्विजय सिंह कमेटी की रिपोर्ट जो है वो 50% सेव अप की बात करती है, लेकिन वो नहीं दिया गया है। दूसरी बात कि उसमें स्पेशल स्टेटस विशेष आमंत्रित की तरह रखा गया है उनको। तो ये सबसे बात है। लेकिन आप सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी के किसी मेंबर ने उस पर अपना नोट ऑफ डिसेंट नहीं लगाया, असहमति नहीं दी। तो ऑल ऑफ सडन क्या हो गया अचानक कि जैसे ही ये रेगुलेशन आया विरोध शुरू हो गया। विरोध इसलिए शुरू हो गया दोस्तों कि मेरी जो जानकारी है एक जर्नलिस्ट के तौर पे कि आरएसएस बीजेपी को उस समय तक नहीं अंदाज था। सच्चाई ये है, अब आपको मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी को उस वक्त तक नहीं मालूम था कि ये क्या होने जा रहा है या इस पर भी कोई बावेला हो जाएगा। लेकिन आरएसएस जो है, आरएसएस के कुछ लोगों को लगा कि अरे ये क्या हो गया, ये तो बहुत भयानक चीज है। और ये सारे लोग उत्तर भारतीय थे, इसमें कोई न तो दक्षिण भारतीय था न कोई मध्य भारतीय था। और बाकायदे दिल्ली में मीटिंग हुई, मैं मीटिंग का वेन्यू भी जानता हूं लेकिन मैं नहीं बता रहा हूं, कोई जरूरत नहीं है उसकी। और यहां पे मीटिंग हुई और कुछ लोगों को डिप्यूट किया गया। जैसे एक बात याद है ना आपको, जब उस सत्ता में नहीं थे तब भी एक बार गणेश जी पूरे देश में दूध पीने लगे थे। ठीक उसी तरह उन्होंने प्लान किया, योजना बनाई कि इसको कैसे मुद्दा बना दिया जाए पूरे देश का। और अचानक कुछ लोगों को खड़ा कर दिया गया कि भाई इसको तो मुद्दा बनाना है, और उन्होंने मुद्दा बना दिया। जब मुद्दा बना दिया तब बीजेपी को फूंका गया, अरे तुम लोग कैसे हो भाई, तुम लोग पार्लियामेंट में जाते हो, सरकार चलाते हो, तुम लोग को ये बात नहीं मालूम कि क्या क्या हो रहा है। हमारे लोग नाराज हो जाएंगे, जो हमारा कोर वोटर है, जो हमारा न्यूक्लियस है, वो नाराज हो गया है। आप देखिए जो कार्यकर्ता से कथावाचक बने हैं वे लोग एक्टिव हो गए, जो आरएसएस के बहुत अंदरूनी लोग हैं, अंदर के लोग हैं, वे लोग एक्टिव हो गए। ऐसे जर्नलिस्ट जो हार्डकोर आरएसएस के हैं वो एक्टिव हो गए। तो ये पूरा का पूरा मामला दोस्तों, ये अपर कास्ट बनाम लोअर कास्ट का नहीं है, ये बेसिकली आरएसएस बनाम भारतीय जनता के बीच का मामला है। आरएसएस किसी कीमत पर नहीं चाहता कि भारत में शांति का माहौल हो, भारत में डेमोक्रेटिक राइट्स को लेकर कोई बात हो, जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात हो, सामाजिक न्याय की बात हो। दरअसल आरएसएस चाहता है कि भारत को पीछे ले जाया जाए। जो भारत खड़ा है 1947 के बाद से और जिधर जा रहा है उससे बिल्कुल उल्टी दिशा में ले जाया जाए। वो संविधान नहीं मनुस्मृति की तरफ जाए, वो उसी तरह से जाए जैसे एक जमाने में हमारे देश के लोग रहते थे, जो शिक्षा पाने का अधिकार सिर्फ कुछ जातियों का था, कुछ समुदायों का था। बहुत सारे हमारे राजपूत लोग उत्तर प्रदेश बिहार में इस समय कूद रहे हैं कि उनको काफ़ी कुछ हो गया है और वो उनकी कतार में खड़े हो गए हैं जो पहले इस देश पर राज करते थे। लेकिन उनको मालूम नहीं है कि उनको भी एक ज़माने में कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। उनको तो यह भी अधिकार नहीं मालूम, उनको तो ये भी नहीं बताया गया, कहा गया कि तुम क्षत्रिय हो, ये भी अधिकार छीन लिया गया था। और बाकायदे एक दौर में कहा गया कि क्षत्रिय बचे नहीं हैं, परशुराम ने सबको खत्म कर दिया, इसलिए क्षत्रिय है ही नहीं है। बाद में उनको
बहुत बाद में उनको क्षत्रिय का दर्जा दे दिया गया। और वो अंग्रेजों के जमाने की बात है, ईस्ट इंडिया कंपनी की बात है। और ये मेरी एक खोज नहीं है, इस देश पर कास्ट पर बेहतरीन काम करने वाले एक बेहतरीन पत्रकार ने कास्ट प्राइड नाम की अपनी किताब में लिखा है, जो इसके पहले टाइम्स ऑफ इंडिया में बड़े पद पर काम करते थे। अचानक मेरे दिमाग से उनका नाम निकल गया है। इफ यू एनीबॉडी कैन रिमेंबर हिज नेम, कास्ट प्राइड जिन्होंने किताब लिखी है, उसमें बाकायदे रिसर्च उस आदमी ने किया है और उसमें ये सारी बातें कही हैं जो मुझे अचानक याद आ गई, तो मैं आपके सामने ये रख रहा हूँ। तो इसलिए ये लड़ाई बहुत बड़ी है और निश्चित रूप से जब समाज में रिफॉर्म्स को लेकर सोच के स्तर पर, विचार के स्तर पर बेहतर काम हो रहा होता है, उस समय जो लोग नापसंद भी करते हैं वंचित जातियों के को अधिकार से लैस करने में, वे लोग सहमति का एक उनके बीच में दायरा बन जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडीज हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज हैं, उनके दिमाग, उनका मिजाज भी बदल जाता है। जैसे आपने देखा होगा, जब मंडल आया तो बहुत विरोध हुआ, लेकिन मंडल जब लागू हो गया तो लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया। लेकिन जैसे ही सरकारें बदली बाद के दिनों में, फिर वही स्थिति हो गई। तो क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर आप शासन में हैं, अगर शासन करने वाले संविधान के साथ खड़े हैं, तो समाज को बेहतर दिशा में ले जाया जा सकता है। लेकिन जब शासन करने वाले लोग संविधान को मानते ही नहीं हैं, तो आप कतई उस देश में संविधान के मुताबिक समाज नहीं बना सकते। और आज वही हो रहा है।